संस्कृत भाषा का अर्थ क्या और इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई थी? संस्कृता भाषा केवलम भाषा नास्ति। संस्कृत जो भाषा है वो केवल भाषा नहीं है। संस्कृत एक मानव जीवन की उत्कृष्टता की ओर ले जाने वाली एक संस्कृति है। संस्कृत किस प्रकार भारत की अन्य भाषाओं की जननी मानी जाती है? आप कहीं पर भी जाइए, भारत के किसी भी राज्य में आप चले जाइए, तो वहाँ का जैसे आप मूल जो रूट्स हैं, मूल जो जड़ हैं, अगर आप देखेंगे तो संस्कृत ही आपको मिलेगा। ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्यों माना जाता है? देखो, ऋग्वेद को हमारे भारत का ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। संस्कृत मतलब जो भाषा है, इसकी जो लिपि होती है मतलब संस्कृत भाषा की, ये ब्राह्मी है या फिर देवनागरी है? संस्कृत की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है, उसको अच्छा। खरोष्टी लिपि भी बोलते हैं। क्या संस्कृत केवल ब्राह्मणों की ही भाषा है या फिर आम जनता की भी? देखो, संस्कृत केवल ब्राह्मणों की भाषा नहीं है, पांडित्य की भाषा नहीं है, पूजा कर्म करवाने की भाषा नहीं है। संस्कृत में कोई अपशब्द नहीं होता? जी, संस्कृत में कोई अपशब्द नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में। आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट होने वाला है वो संस्कृत भाषा के महत्वता के बारे में होने वाला है कि वैज्ञानिक दृष्टि से संस्कृत भाषा का क्या महत्व है और आज के आधुनिक युग में संस्कृत भाषा को क्यों अपनाना चाहिए। इन सब की अधिक जानकारी हमें प्राप्त हो सके तो इसके लिए आज के हमारे जो गेस्ट होने वाले हैं उनका नाम है आचार्य अभिषेक भट्ट, जो कि एक संस्कृत के अध्यापक भी रह चुके, इसी के साथ ज्योतिषाचार्य भी है और भागवत कथाओं में उनका काफी योगदान रहा है। अनेक प्रकार के संस्कृत प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों में भी भाग लेते रहते हैं। बच्चों को संस्कृत का अध्ययन भी कराते हैं। उनके ज्ञान और उनके विस्तार को हम इसी पॉडकास्ट में जानेंगे। तब तक बने रहिएगा लास्ट तक और अपनी राय देना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल सनातन धर्म सर्वेक्षण के इस पॉडकास्ट चैनल में। धन्यवाद आपका। मैं बल्कि आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो आपने मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया। जी, तो मैं चाहता हूँ कि जैसा कि आज का हमारे ये जो पॉडकास्ट होने वाला है जी। संस्कृत भाषा की महत्वता के बारे में होने वाला है। जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दो शब्द या मतलब दो लाइनें संस्कृत में बताएं ताकि हम ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटासपुत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। देखो कि अगर कोई भी हम कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम भगवान का स्मरण करते हैं। जैसे हमारे कई शास्त्रों में बताया एक मंगलाचरण। मंगलाचरण का अर्थ ही होता है कि मंगल कामना के लिए, किसी भी कार्य के निर्विघ्नता समाप्ति के लिए जी हमारे ऋषियों ने मंगलाचरण का क्रम बताया है। तो वही इस मंगलाचरण से हम हमारे इस संवाद को प्रारंभ करेंगे। जी, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। देखिए, अगर मंगलाचरण से आपने शुरुआत किया तो उम्मीद है बहुत अच्छा सब कुछ होगा। और आज हम संस्कृत का हमारे पॉडकास्ट होने वाला, हम ये पॉडकास्ट यहाँ से शुरू करते हैं। तो मेरा सबसे जो पहला प्रश्न है आपसे यही है कि संस्कृत भाषा का अर्थ क्या और इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई थी? संस्कृत भाषा, संस्कृता भाषा केवलम भाषा नास्ति इतोपि संस्कृतः मानव उत्कृष्ट जीवने कृते जीवनाय व्यापनाय संस्कृति अस्ति। कि जो संस्कृत जो भाषा है वो केवल भाषा नहीं है। संस्कृत एक मानव जीवन की उत्कृष्टता की ओर ले जाने वाली एक संस्कृति है। जी, संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हमारे सृष्टि के आदि से ही बताई जाती है। अच्छा। जैसे आप अगर संस्कृत भाषा की अगर हम व्युत्पत्ति करें व्याकरण के अनुसार तो संस्कृत सम उपसर्ग और डुक्रिय धातु और कत प्रत्यय से बनी है। तो इसका अगर हम मूल अर्थ निकालें संस्कृत का तो इसका परिष्कृत या परिमार्जित या संस्कारित करने वाला एक भाषा। अगर इसके तीन अर्थ होते हैं, जैसे अगर हम इसको ग्रंथ के रूप में देखें तो संस्कृतम, अगर हम इसको भाषा के रूप में देखें तो संस्कृता, और अगर हम इसको विशेषण के रूप में देखें तो संस्कृतः होगा। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत अच्छा लगा जो आपने मतलब प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताया। मेरे लिए भी बहुत नई बात है ये। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो हमारा दूसरा प्रश्न है आपसे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर है? देखो, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, पहली बात तो संस्कृत को हम समझना पड़ेगा कि संस्कृत में दो विभाग है, लौकिक और वैदिक। जो पुरातन प्राचीन काल से आदि से जो संस्कृत चली आ रही है उसको वैदिक संस्कृत कहते हैं। और लौकिक संस्कृत जो मध्य काल से लेकर के आधुनिक वर्तमान पर्यंत जो संस्कृत हम बोलचाल में या फिर हमारे जो साहित्य ग्रंथ हैं, नाटक हैं, काव्य हैं,
ये आदि। अब जैसे वैदिक काल के जो ग्रंथ हैं उनमें वेद हो गए, संहिता हो गई, आरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए, ये होते हैं वैदिक संस्कृत के अंग हैं। इसमें व्याकरण भी है, निरुक्त भी है, छंद भी है, शिक्षा भी है, ज्योतिष भी है। ये 6 अंग बताए हैं। अगर लौकिक संस्कृत की बात करें तो इनमें आप दर्शन देख सकते हैं, काव्य देख सकते हैं, साहित्य है, महाभारत है, रामायण है, पुराण आदि हैं, वो लौकिक संस्कृत में आते हैं। अगर इनके बारे में अगर हम अंतर निकालें तो वैदिक संस्कृत में अगर हम देखें तो वो संगीतात्मक बताया है। वही अगर हम लौकिक संस्कृत की बात करें तो लौकिक संस्कृत को बाल घातात्मक बताया है। अगर आपने बचपन में भी संस्कृत पढ़ा होगा, आपने स्वरों के बारे में पढ़ा होगा, व्यंजनों के बारे में भी पढ़ा होगा, तो आपने जैसे प्लुत, ह्रस्व, दीर्घ स्वर पढ़े हैं? हाँ बिल्कुल जी। जो है ना, तो प्लुत जिनके आगे 2 नंबर अंकित होता है, जिन स्वरों के आगे, उनको प्लुत बोलते हैं, है ना। तो अगर हम वैदिक संस्कृत की बात करें तो तीनों ही स्वर जो हैं, तीनों ही, है ना, उनका वैदिक संस्कृत में प्रयोग दिखाई देता है। जैसे अगर हम ऋग्वेद का प्रथम सूक्त का प्रथम जो मंत्र है वो देखते हैं कि अग्निमीळे पुरोहितम, या फिर आप देखें तो ऋग्वेद का है पुरुष सूक्त का एक मंत्र है कि नाभ्यासीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्। इसमें जैसे हमने बहुत उच्चारण बहुत लंबा किया था, उसी को प्लुत स्वर बोलते हैं। लेकिन लौकिक संस्कृत में प्लुत स्वर विलुप्त है, इसका कोई प्रयोग वर्तमान में लौकिक संस्कृत में दिखाई नहीं देता है। और दूसरा अगर हम देखें तो जैसे ड़ है या री है, री को भी स्वर बताया है, और ड़ को जैसे आप हमारे मारवाड़ी शब्द में बोलते हैं कि ड़ का प्रयोग होता है। या फिर आप दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, या फिर आप दक्षिण भारतीय शैली जैसे उड़ीसा में आप जाते हो, जो वहाँ की जो भाषा है ना, वहां पर ड़ का प्रयोग होता है। लेकिन वैदिक संस्कृत में ड़ का और री का प्रयोग है, लेकिन लौकिक संस्कृत में ड़ का और री का प्रयोग नहीं होता। वैसे ही अगर हम देखें तो वैदिक संस्कृत में जो स्वर होते हैं, स्वर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इनका प्रयोग बताया है वैदिक संस्कृत में। लेकिन लौकिक संस्कृत में इन तीनों स्वरों का कोई प्रयोग नहीं है। ऐसे ठीक है। अब मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ, संस्कृत किस प्रकार भारत की अन्य भाषाओं की जननी मानी जाती है? देखो, आप अगर संस्कृत अन्य भाषाओं की जननी कैसे मानी जाती है, इस पर हम प्रकाश डालें तो आप कहीं पर भी जाइए, भारत के किसी भी राज्य में आप चले जाइए, तो वहाँ का जैसे आप मूल जो रूट्स हैं, मूल जो जड़ हैं, अगर आप देखेंगे तो संस्कृत ही आपको मिलेगा। क्योंकि आप संस्कृत भाषा की उत्पत्ति जैसे हम देखते हैं तो उसमें देवनागरी लिपि आदि से होती है ना। उसके बाद वो उत्तर भारत में फिर ब्राह्मी लिपि से होकर के फिर देवनागरी, फिर वही द्रविड़ शैली में जाते हैं तो वही कन्नड़, मलयालम, ओडिशा या फिर तेलुगु आदि भाषाओं में परिवर्तित, अपभ्रंश होने के कारण उनमें कई परिवर्तन होता है। और जैसे आप अन्य भाषाओं में संस्कृत के समानांतर शब्द आपको देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे आप कहीं पर भी जाए तो किसी भी राज्य की आप जो वहाँ की मातृभाषा है जैसे, तो उनमें संस्कृत शब्दावली को आप समानांतर रूप में से देख सकते हैं। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्यों माना जाता है? देखो, ऋग्वेद को हमारे भारत का ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। हमारे कालांतर में 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में एक मैक्स मुलर नाम के एक हुए थे, जिन्होंने, जर्मन के निवासी थे वो, उन्होंने भारत में आकर के उन्होंने देखा कि हमारी जो जर्मन जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसके कुछ शब्द जो हैं संस्कृत भाषा से मिलते हैं। तो उन्होंने संस्कृत में पढ़ाई की, उनमें उससे शोध किया, और शोध करने के बाद वो भारत आए। भारत आकर के उन्होंने संस्कृत में ऋग्वेद से ही उन्होंने अध्ययन किया, ऋग्वेद में उन्होंने पीएचडी करी। उसके बाद उनके नाम के आगे लगा भट्ट, क्योंकि जो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण होते हैं भट्ट होते हैं। अच्छा, हाँ, तो विशेष क्योंकि अलग अलग ब्राह्मणों के अलग अलग वेद होते हैं और उपवेद भी बताए हैं। तो उन्होंने जब उस पर अध्ययन किया तो उन्होंने एक बुक लिखी थी 1859 में। ठीक है। उसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ एशियंट संस्कृत लिटरेचर। उसमें उन्होंने बताया था कि संस्कृत जो है इसका उद्गम, ऋग्वेद का जो उद्गम है 1200 से 1500 ईस्वी के पूर्व बताया, और उसका उन्होंने आधार जो माना था बौद्ध
धर्म का जो था समय, उसको उन्होंने आधार मान करके संस्कृत का उन्होंने काल निर्धारण किया। 1880 में उन्होंने एक बुक लिखी, भौतिक धर्म, फिजिकल रिलीजन, एक बुक लिखी उन्होंने भौतिक धर्म, जिसमें उन्होंने वर्णन किया कि जो भी मैंने अपनी जो पुरानी जो बुक थी उसमें जो वर्णित किया था ऋग्वेद के बारे में, वेदों के काल के बारे में, वो पूर्णतः निरस्त उन्होंने कर दिया, मना कर दिया कि वेदों के काल को कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता। फिर उसके बाद विंटर निट्स हुए, फिर उसके बाद जेकोबी आए, फिर उसके बाद बाल गंगाधर तिलक भी आए। उन्होंने भी अपने अपने मतों के अनुसार, अपने अपने शोध के अनुसार वेदों के काल को निर्धारण किया। लेकिन हमारे भारतीय परंपरा के अगर हम देखें तो वेदों के काल को निर्धारण कोई भी करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वेद को अपौरुष बताया है, भगवान से ही वेदों की उत्पत्ति बताई है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है हमारे, और इसी को दशतई भी बताया है, ऋग्वेद को दशतई नाम बताया है। इसी से अन्य वेदों की फिर उत्पत्ति हुई। जी, मतलब एक हम डिनोट नहीं कर सकते डेट, क्योंकि वो अनंत आदिकाल से भी इतना पुराना है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते उस चीज को। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, संस्कृत भाषा भारत के अलावा और किन किन देशों में प्रचलित है? देखो, संस्कृत भाषा प्राचीन काल में देखें तो हम अफगानिस्तान जैसे गांधार जिसको बोलते थे पहले, प्राचीन काल में गांधार हुआ करता था, अफगानिस्तान। इसके बाद हम ब्रह्म देश म्यांमार की बात करते हैं, थाईलैंड की बात करते हैं और चाइना की बात करते हैं, तो वहां पर प्राचीन काल में वहां संस्कृत प्रचलन में था उस समय में। लेकिन कालांतर में कई मलेच्छों के द्वारा, आक्रमणकारियों के द्वारा हमारी संस्कृति को चोटिल किया गया, उनको कुटाराघात किया गया, ताकि फिर वहां से फिर धर्म परिवर्तन करा करके हमारी संस्कृति और हमारे सनातन धर्म के जो अनुयायी थे उनको वहां से खदेड़ा गया, उनको भगाया गया, फिर वहां पर अन्य धर्मों की स्थापना हुई ऐसे। ठीक है, मेरे संस्कृत के बारे में मतलब एक ये टिप्पणी थी कि संस्कृत मतलब जो भाषा है, इसकी जो लिपि होती है मतलब संस्कृत भाषा की, ये ब्राह्मी है या फिर देवनागरी है? देखो, संस्कृत भाषा की जो लिपि है, मूल जो लिपि है, अगर हम अशोक के शिलालेख से देखें या कई प्राचीनतम शिलालेखों के द्वारा, या फिर पांडुलिपियां हैं, मनुस्क्रिप्ट, या फिर हम देखें ताम्रपत्र के द्वारा अगर हम देखते हैं, तो जो संस्कृत की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है, उसको खरोष्टी लिपि भी बोलते हैं। और ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि बनी। देवनागरी लिपि वर्तमान में हम हिंदी और संस्कृत जिससे हमारे प्रचलन में जो है वो देवनागरी का स्वरूप है। अगर आप देखें तो उसमें ब्राह्मी लिपि में कुछ शब्द जो है, वो जो अक्षर हैं वो बहुत ही परिवर्तित हैं। जैसे वर्तमान संस्कृत के जो अक्षर हैं और ब्राह्मी लिपि के जो अक्षर हैं उनमें काफी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा जी, ठीक है। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे, ये पाणिनि अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण में क्यों क्रांतिकारी मानी जाती है? पाणिनि अष्टाध्यायी, जो पाणिनि द्वारा कृत अष्टाध्यायी है, इसको क्यों क्रांतिकारी मानी जाती है? देखो, इस बारे में काफी अगर हम विस्तार से बात करें तो जो वैदिक काल, वैदिक संस्कृत है और लौकिक संस्कृत है, दोनों में काफी अंतर, मैंने आपको बताया कि दोनों में काफी अंतर है। और वैदिक संस्कृत काफी कठिन होने के कारण, उसकी जटिलता होने के कारण जो है कि उसकी व्याकरण भी काफी कठिन है। तो अन्य सामान्य लोगों के लिए वैदिक संस्कृत को समझना काफी कठिन या परिश्रमकृत हो सकता है। लेकिन लौकिक संस्कृत को और भी ज्यादा है ना, उसको व्याख्या करके पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी के द्वारा उसको और भी आम लोगों के लिए और भी सरल किया। जैसे आप देखते हैं कि पाणिनि और सायण के समय में जो संस्कृत भाषा थी आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। पाणिनि के अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र बताएं, जिससे अगर हम किसी भी भाषा के लिए उसका व्याकरण होना अत्यंत आवश्यक है। आप जैसे अंग्रेजी देखते हैं या फिर हिंदी है या अन्य कोई भी भाषा है, तो उसका व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी भाषा को लिखने के लिए, बोलने के लिए और समझने के लिए उसका व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए पाणिनि के अष्टाध्यायी के द्वारा ही संस्कृत को हम इतनी सुगमता से और सरलता से समझ पा रहे हैं और बोल पा रहे हैं कि आप देखते हैं कि संस्कृत का वर्तमान में कितना प्रचार हो रहा है। ठीक है, मैं आपसे ये जानना था, संस्कृत का विकास वैदिक काल से गुप्त काल तक कैसे हुआ है? आप देखते हैं कि वैदिक काल में हम संस्कृत के कई ग्रंथ देखते हैं, क्योंकि किसी भी भाषा के लिए है ना, उसके ग्रंथ मूल होते हैं प्रचार के लिए। आप अगर हिंदी भाषा की अगर हम बात करते हैं तो मध्यकाल में, भक्ति काल में हिंदी जितना प्रचलित हुआ, जैसे भक्ति काल में मीराबाई, सूरदास जी आदि कवियों के द्वारा हिंदी का प्रचलन जो था
तुलसीदास जी हो गए, इनके द्वारा हिंदी भाषा का जो प्रचार था अत्यधिक हुआ, क्योंकि इन्होंने अपने काव्य के द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार किया था। वैसे ही अगर हम वैदिक काल की बात करें तो उनमें वेद आते हैं, संहिता आती हैं, ब्राह्मण आते हैं, आरण्यक आते हैं। तो इससे है ना वैदिक संस्कृत का उत्थान तो हुआ ही, साथ में अगर हम लौकिक संस्कृत की बात करें गुप्त काल में, तो उस समय में ऋषि शायण हुए थे जिन्होंने वेदों पर अपनी टीकाएं लिखी। और उसके बाद कालिदास हो गए, कालिदास फिर महाकवि माघ हुए, कितने ही संस्कृत के जो विद्वान थे उन्होंने अपने साहित्य संस्कृत में रचना की। जैसे वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है और व्यास जी द्वारा रचित महाभारत है। आदि ग्रंथ जो हमको हैं ये गुप्त काल की ही द्वारा प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्या संस्कृत केवल ब्राह्मणों की ही भाषा है या फिर आम जनता की भी? देखो, संस्कृत केवल ब्राह्मणों की भाषा नहीं है, पांडित्य की भाषा नहीं है, पूजा कर्म करवाने की भाषा नहीं है। अच्छा। ये आम जनता की भी भाषा है। अगर हम देखें कई शास्त्रों में या कई प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं कि कालांतर में या फिर जैसे पाणिनि के समय में संस्कृत आम लोगों की बोलचाल की संभाषण की भाषा हुआ करती थी। और संस्कृत केवल भाषा नहीं है, संस्कृत हमारे एक जीवन को जीने की एक कला है, वो तरीका है कि हमको हमारा जीवन, मानव को किस प्रकार का जीवन यापन करना चाहिए, एक संस्कृति है और हमको संस्कारित करती है। तो संस्कृत क्या है, हमको संस्कारित करने वाली भाषा है। संस्कृत केवल ब्राह्मणों की भाषा न होकर के सभी के लिए एक मानी जाती है। ठीक है, तो सबसे मतलब एक हमें ये देखने को मिलता है संस्कृत को देववाणी से भी विख्यात किया जाता है। जी। तो मेरा यही प्रश्न है कि संस्कृत को देववाणी किस ग्रंथ में और कहाँ कहा गया है, थोड़ा उस बारे में आप डिस्क्राइब करें। संस्कृत को देववाणी कहा गया है क्योंकि ये देवताओं के संवाद की भाषा भी बताते हैं कि देवता किसके अधीन है, मंत्रों के अधीन है। हमारे जितने भी मंत्र हैं सब किस में प्राप्त होते हैं, हमको संस्कृत में प्राप्त होते हैं। तो क्या है कि हमारे एक आचार्य हुए थे, उनका नाम था दंडी। अच्छा। आचार्य दंडी है ना, दंडी स्वामी भी बोलते हैं उनको। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था काव्य आदर्श है। उसमें उन्होंने कहा था कि संस्कृत नाम देवी वाक अनवाख्यान महर्षिभिः, ये उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा कि संस्कृत जो भाषा है वो देवताओं की भाषा है। जी। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं कि संस्कृत में कोई अपशब्द नहीं होता? जी, संस्कृत में कोई अपशब्द नहीं है। मैंने जितना भी अब तक अध्ययन किया है संस्कृत में, कोई उसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है जो अपशब्द के रूप में, जैसे वर्तमान में हम कई गाली आप देखते हैं, हाँ। या अपभ्रंश, जिस पर अपवाद या तरीके से, तो वैसा कुछ भी हमको संस्कृत में प्राप्त नहीं होता। लेकिन किसी के एक आकलन करने के लिए, किसी की गुणवत्ता या उसके विशेषण के लिए कुछ शब्द जरूर हैं, जैसे मूर्ख हो गया या फिर कई शब्द आते हैं संस्कृत में, लेकिन वो अपशब्द के रूप में हम उनको स्वीकार नहीं कर सकते। अपशब्द नहीं कह सकते उनको। जी, बेसिक वो विशेषण सूचक हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, संस्कृत की ध्वनि प्रणाली क्यों इतनी स्पष्ट और वैज्ञानिक मानी जाती है? संस्कृत की, जैसे अगर हम सबसे पहले हम संस्कृत भाषा में देखें तो उनके वर्ण के बारे में देखेंगे। वर्ण हो गए, स्वर हो गए। तो हम किसी भी भाषा को हम बोलते तो मुख के द्वारा बोलते हैं, लेकिन जो संस्कृत जो भाषा है इनमें हमारे मुख, कंठ, तालु, जिह्वा, नासिक और मूर्धा, तालु आदि का सभी का प्रयोग होता है। जैसे अको, अवसर्जनी या कंठ, तो इसमें कई स्वर होते हैं जो जिनको हम कंठ के द्वारा बोलते हैं। कई ऐसे वर्ण होते हैं जिनको हम तालु के द्वारा बोलते हैं। कई ऐसे वर्ण होते हैं जिनको हम नाक के द्वारा बोलते हैं। कई ऐसे वर्ण होते हैं जिनको हम जिह्वा के द्वारा बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि संस्कृत, अगर हम कई अभ्यास करते हैं, संस्कृत भाषा का उच्चारण करते हैं, तो इससे अपितु हमारे मुख के जो जितने भी इंद्रियां हैं, जैसे जिह्वा हो गई, तालु हो गई, सभी की क्या है, व्यायाम होता है। इससे जैसे व्यक्ति का हकलाना अगर होता है तो संस्कृत के उच्चारण से, उसके पाठन से वह दूर हो सकता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति हकलाता है या हकलाने की उसको बीमारी है, तो संस्कृत के पाठ से या फिर उसके निरंतर अभ्यास से वो अपने हकलाने की भी समस्या से मुक्ति पा सकता है। मतलब संस्कृत भाषा में मतलब इतनी पावर है, देखा जाए तो अपने आप में एक बड़ी हेल्थ कॉन्शियस है, देखा जाए। बिल्कुल। ठीक है, तो संस्कृत में कौन से ऐसे शब्द जो रोजमर्रा की अंग्रेजी में भी उपयोग होते हैं? संस्कृत में बहुत से शब्द हैं जो रोजमर्रा के हम अंग्रेजी में प्रयुक्त करते हैं। जैसे अगर आप देखें कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है,
तो संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, तो कहीं ना कहीं उसका जो एक प्रभाव है अन्य भाषाओं में भी दिखता है। जैसे आप अंग्रेजी भाषा को देखें या फिर जर्मन भाषा को देखें, तो अगर हम जर्मन भाषा में देखें तो माता जो शब्द है, अगर हम वही संस्कृत में देखते तो मातृ शब्द होता है। लेकिन अगर हम उसी को अगर जर्मन शब्द में देखें तो वो मटर होता है, मटर बोलते हैं, है ना। अब उसका उच्चारण कैसे होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो कुछ वहाँ के जर्मन भाषा में मातृ को मटर बोलते हैं। मटर। और फादर को पीटर बोलते हैं, है ना। और ब्रदर को ऐसे ब्रदर से करते भ्रातृ जो शब्द हैं वैसे करते करते ब्रदर हुआ। पितृ जो शब्द है संस्कृत का पिता जिसका अर्थ होता है, वही संस्कृत में फादर हुआ। पीटर से फिर फादर हुआ। पसीने को क्या बोलते हैं? स्वेद बोलते हैं। स्वेद बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में क्या बोलते हैं? स्वेद बोलते हैं। अच्छा, स्वेद। मतलब देखा जाए तो संस्कृत से ही सारे वर्ड्स लिए गए, बट वो डिफाइन इतना अच्छे से नहीं, लेकिन सारी भाषाओं में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि कॉपी किया गया एक तरह से, बस उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन बदल गया है। क्योंकि संस्कृत प्राचीनतम भाषा है, तो उसी भाषा का कई अपभ्रंश होने के कारण से फिर उसमें परिवर्तन भी होता है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, नासा संस्कृत को मोस्ट सूटेबल फॉर एआई क्यों मानता है? नासा ने एक शोध किया था जी, उसमें उस शोध से इसे पता लगा। अब शोध क्या किया नासा ने कि स्पेस स्टेशन है, तो नासा ने कुछ संदेश भेजा इंग्लिश में, अन्य जितने भी विश्व की अन्य भाषा हैं सभी में एक मैसेज भेजा वहाँ पर। अब वो संदेश जो है नासा के स्पेस स्टेशन तक जाते जाते या किसी भी स्पेस जो अंतरिक्ष यान है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसमें परिवर्तन हो जाता। परिवर्तन में कैसे हो जाता? वो कि किसी भी वाक्य में उसकी क्रिया, कर्ता, क्रिया और वचन ये प्रमुख होता है। लेकिन क्या होता है कि वहां पर जाते जाते संदेश की क्रिया में या फिर उसके कर्ता में, है ना, और उसके धातु में, इनमें सब में परिवर्तन हो जाता था। इस वजह से क्या था कि उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता। अगर हम देखें किसी भी भाषा में कर्ता, क्रिया और वचन प्रमुख होता है। तो अंग्रेजी में भी होता है कि आई गो टू स्कूल, जैसे हम बोलते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, और हिंदी में मैं बोलूँ मैं विद्यालय जा रहा हूँ। लेकिन संस्कृत में मैं बोलूँ अहम विद्यालयम गच्छामि। अब आप वही इंग्लिश के वाक्य को आप उल्टा सीधा करके बोलिए, कर्ता को या फिर क्रिया को उल्टा सीधा करके बोलिए कि गो टू आई स्कूल, ये करेक्ट नहीं होगा। ये जितना भी टेंस का जो नियम है ना, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, उसके विपरीत होगा। वही अगर हम हिंदी में देखें तो कर्ता, क्रिया और वचन को अगर हम उल्टा सीधा करें, वहाँ भी नहीं होगा कि जाता हूँ मैं विद्यालय में जाता हूँ, ये उचित नहीं होगा। ये भी व्याकरण के अनुसार हम देखें तो ये उसके विपरीत होगा नियमों के। लेकिन अगर हम संस्कृत को देखें कि अहम विद्यालयम गच्छामि, गच्छामि विद्यालयम अहम और विद्यालयम अहम गच्छामि, आप इसको उल्टा सीधा करके कैसे भी कर दो, मतलब लेकिन अर्थ वही होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा संस्कृत में जो कर्ता होता है उसी के अनुसार क्रिया होती है। अगर कर्ता उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। जी, ठीक है, बहुत अच्छा। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट आपने जो बताया बहुत यूनिक था। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कौन से गांव में आज भी संस्कृत में संवाद करते हैं? जैसे कि आप संस्कृत में बात कर रहे हैं, ऐसा कोई आपकी नज़र में कोई गांव है जहाँ आज भी ऐसे संस्कृत में, जैसे कि हम जो बात कर रहे हैं वैसे बातें होती हैं? जी, भारत में ऐसे बहुत से गांव हैं जी। और जैसे कर्नाटक में हम देखते हैं मुत्तुर नामक एक गाँव है, पूरा संस्कृत विलेज है। वहाँ की जो प्राथमिक भाषा है, फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत है। और MP में हम जाते हैं, जीरी गाँव है, वहाँ पर भी संस्कृत को, वहाँ संस्कृत विलेज के नाम से जाना जाता है। जी, मध्य प्रदेश में पड़ता है ये। तो ये जो है हमारे एक संस्कृत भारती नामक एक संस्था हुई थी। संस्कृत भारती नामक जो संस्था है उसने कई गांवों को गोद लिया और उनको वहाँ पर संस्कृत का प्रशिक्षण दिया कई महीनों तक। वहाँ के बच्चे, बूढ़े, जवान जितने भी थे, और संस्कृत में बात करना, संभाषण सिखाया कि जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं वैसे ही वहाँ के जो निवासी हैं वो संस्कृत में संभाषण करते हैं। ठीक है, संस्कृत के किसी श्लोक को दोनों ओर से पढ़ने पर अर्थ कैसे बदलता है? देखो, संस्कृत में श्लोक तो नहीं है, ग्रंथ जरूर है। अच्छा। जिनका अगर हम सीधा पाठ करते हैं तो उसका अर्थ अलग निकलता है, और उसको विपरीत पाठ करते हैं तो उसका अर्थ दूसरा निकलता है। आप एग्जांपल जैसे एक संस्कृत में काव्य में अगर देखें तो काव्य शैली में तो एक अनुलोम विलोम एक ग्रंथ होता है,
जिसमें क्या होता है कि उस पाठ से क्या है कि अगर हम सीधा पाठ करते हैं तो उसका अर्थ दूसरा होता है, और विपरीत पाठ करते हैं तो उसका अर्थ दूसरा होता है। वैसे ही हमारे एक कांचीपुरम, साउथ की एक जगह है कांचीपुरम, आप जानते हैं, कर्नाटक में पड़ता हाँ, है। सुना है नाम। कांची के एक संत हुए थे वेंकटध्वरी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था राघव यादवीयम। उसका अगर हम उसको सीधा पाठ करते हैं तो उससे भगवान राम की कथा निकलती है, रामायण। अच्छा। अगर हम उसको उल्टा पाठ करते हैं, उल्टा पढ़ते हैं, तो उससे भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में हमको प्राप्त होते हैं उस ग्रंथ से। बहुत मतलब देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत ही एक खोज है। जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या संस्कृत में कितनी गिनती, तिथियां और कैलेंडर सटीक है? जी, संस्कृत में गिनतियाँ, तिथियाँ, कैलेंडर जितना भी हैं बिल्कुल सटीक बताया है, और ये हमारे आदिकाल से चला रहा है। समय का मान, जिसको हम नवविध कालमान भी बोलते हैं। नवविध कालमान कई प्रकार से होता है। जैसे हम देखें तो ब्रह्मा का काल हो गया, मनु का काल हो गया जिसको प्रजापति काल भी बोलते हैं, है ना, गौरव हो गया, है ना, पितरों का काल हो गया। और अगर हम मनुष्य के जो काल है वो जो चलता है उसको चलन में, उसमें सौर हो गया, चांद्र हो गया, नक्षत्र हो गया, है ना, ये हमारे चलता है। अब जैसे एक सूर्य सिद्धांत में काल के बारे में विस्तार से बताया। सूर्य सिद्धांत हमारे ज्योतिष शास्त्र का एक ग्रंथ है, और उसमें हमने अध्ययन भी किया था, और अभी चल भी रहे हैं, हम उसके बारे में अभी कुछ दिनों से पढ़ रहे थे। अच्छा। जी, तो उसमें एक श्लोक आया है कि काला नामर्थ कतक काल कालोन्य कलनात्मक सद्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वान मूर्तश्चा मूर्त उच्यते। ये काल को दो प्रकार से बताया है कि काला जो सृष्टि में जो अंत काल है, हम जो चलन में है उसको अंत काल बोलते हैं, और कलनात्मक जो काल है वो दो प्रकार से होता है, एक सूक्ष्म काल और एक मूर्त काल। अब सूक्ष्म काल कौन सा है कि जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे आप एक मान लीजिए एक कमल का पत्ता लीजिए, अब उसको आप सुई से भेदन करेंगे, सुई से आप उसमें छेद करिए, जितने समय में वो सुई उस पत्ते में गई उस समय को आप गिन नहीं सकते हैं, है ना। जैसे अभी समय को सरल हो गया है कि आज देखिए कि कई करोड़ों लोगों का जो कार्य है कंप्यूटर में क्षण सेकंडों में हो गया, बिल्कुल, जैसे AI सेकंड आने के बाद। ये इसको बोलते हैं अमूर्त काल बोलते हैं, इसको सूक्ष्म काल भी बोलते हैं और त्रुटि काल भी बोलते हैं। अच्छा। हाँ, और मूर्त काल जैसे हम प्रयोग में करते हैं मिनट घंटा ऐसे। अब इसको है ना प्राण के रूप में देखते हैं, हम प्राण लेते हैं तो वैसे ही 6 प्राण हो गए 24 सेकंड, 6 बार आपने सांस लिया तो 24 सेकंड। ऐसे ही एक घटी होती है प्राणादि कथितो मूर्त त्रुट्याद्यो मूर्त संज्ञक षड्भिर प्राणेर विनाडी स्यात् षष्ट्या नाटिका स्मृता। ऐसे तो हम बहुत सारे विस्तार करेंगे तो बहुत गणित में उलझ जाएंगे। बिल्कुल जी नहीं, फिर भी देखा जाए तो बहुत एक अलग ही कॉन्सेप्ट है ये संस्कृत का। ठीक है, तो भारत में संस्कृत बोलने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है आपके अनुसार? भारत में संस्कृत बोलने वाली जो जनसंख्या है वो केवल आप देखते हैं वर्तमान समय में भारत की जो जनसंख्या कितनी है, 160 करोड़ जनसंख्या है पॉपुलेशन। और केवल आप देखो 160 करोड़ पॉपुलेशन में जनसंख्या में संस्कृत बोलने वालों की जनसंख्या केवल मात्र 25,000 है। अच्छा, 25,000 लोग संस्कृत में बात करते हैं, जिसको कई संस्कृत परिवार भी हैं, जैसे कई माता पिता हैं जो संस्कृत में बात करते हैं तो उनके बच्चे भी संस्कृत में बात करते हैं। कि जैसा कि अभी आपने बताया केवल 25,000 ही संस्कृत भाषा बोलने वाले आज के टाइम में रह गए हैं। जी, तो संस्कृत का डे बाई डे मतलब इतनी डाउन क्यों जा रही है? जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है संस्कृत के लिए, तो वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है उसी के कारण से संस्कृत पे इतना आघात हो रहा है। अच्छा। क्योंकि कई जगह आप देखते हैं कि कई फेसबुक, व्हाट्सएप या कई टीचर्स वगैरह हैं, वो बच्चों को जो मोटिवेट करते हैं, विद्यार्थियों को वो करते हैं कि आप अन्य विषय लीजिए, संस्कृत में कुछ नहीं है, केवल पंडितों की भाषा। सब लोग बोलते हैं संस्कृत केवल पंडितों की भाषा नहीं है, तो सब लोगों को लगता है कि मैं संस्कृत लेकर के क्या बनूंगा, केवल पंडित, पूजा पाठ तो करानी होगी। सब लोग यही सोचते हैं कि भाई संस्कृत ली है तो आप तो पूजा पाठ कराते होंगे इसलिए संस्कृत ली है। सब लोग ऐसे समझते हैं संस्कृत पूजा पाठ की भाषा, लेकिन संस्कृत पूजा पाठ की भी भाषा नहीं है। संस्कृत आप देखिए, संस्कृत में सभी ज्ञान का समावेश है। जैसे आप देखें कि आयुर्वेद हमारे चरक संहिता है, या फिर सुश्रुत संहिता है, और कई खगोल हमारे गणित हैं, वैदिक मैथमेटिस्ट हैं, जैसे आर्यभट्टियम हो गया, है ना, सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, हमारे संस्कृत के ग्रंथ हैं। और बहुत से जो ग्रंथ हैं जो अन्य विषय जैसे कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, वे उसी से संबंधित हमारे कई संस्कृत में शास्त्र उपलब्ध होते हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन हमारे विद्यार्थियों को, या फिर हमारे आने वाले जनरेशन है, या फिर हमारे बच्चों को
वर्तमान में कई बालकों को हम संस्कृत के प्रति क्या है कि एक जागरूकता प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासनिक रूप से भी इसमें अभाव है, कहीं ना कहीं आप देखें व्यक्तिगत रूप से भी है, और कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से माता पिता के संस्कारों में भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बताएं कि संस्कृत के अगर उत्थान करना है तो उच्च माध्यमिक शिक्षा तक तो जैसे 10वीं तक इसको अनिवार्य किया गया है कई, लेकिन सीबीएसई में नहीं है, 8वीं तक अनिवार्य है। लेकिन मैं चाहता हूं कि संस्कृत को अगर उत्थान करना है, संस्कृत को बढ़ावा देना है, क्योंकि बिना संस्कृत के हमारे विश्व का कोई भी कल्याण संभव नहीं है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा देश अमेरिका या जापान जैसे देशों से भी आगे निकले। और आप देखिए कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, 1947 में, और उसी समय के कालांतर में कई जो देश हैं वो भी आज़ाद हुए थे अंग्रेजों से। और उसी समय में कई अंग्रेजों के विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पे भी कई बार वहां पर परमाणु हमला करवाया। लेकिन जापान, हम सब साथ में ही एक साथ आगे बढ़े थे प्रगति की ओर सभी देश। लेकिन भारत उन देशों से पीछे क्यों है? क्योंकि हमने है ना हमारी रूट्स को नहीं पकड़ा है। हम जो अंग्रेजों की बताई हुई जो शिक्षा प्रणाली है और हमारे जो मैनेजमेंट है उस कहीं ना कहीं कमी है। तो अगर हम संस्कृत या हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की, क्योंकि आप देखिए कि भारत जो है 2 भागों में बटा है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। यहाँ पर हमेशा से ही भाषा को लेकर के विवाद है, क्योंकि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। तो दक्षिण वाले बोलते कि हम हिंदी को नहीं मानते, हम अपनी भाषा को महत्व देते हैं। उत्तर भारत वाले दक्षिण भारत वालों का मजाक उड़ाते हैं, और ऐसा दोनों में विवाद है, आप देखते हैं। लेकिन भारत का अगर हमको विकास करना है, उसका कल्याण करना है, तो संस्कृत को महत्व देना अत्यंत आवश्यक है। और आप देखते हैं कि विदेशों में, अमेरिका में चले जाइए, आप जापान में चले जाइए, वहाँ की जो मातृभाषा है, जैसे रशिया में चले जाइए, वहाँ की रूस भाषा है, तो वहाँ की जितनी भी कार्य प्रणाली है सब कुछ वहाँ की मातृभाषा में होती है। और भारत की जो मातृभाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत को अगर हम बढ़ावा देंगे, संस्कृत को जन जन तक पहुंचाएंगे, तब जाकर के अभी तो हमारे देश का ही विकास नहीं होगा, बल्कि हमारे जन जन का विकास होगा, और भारत पुनः विश्व गुरु के उस स्थान को प्राप्त करेगा। जी ठीक है। तो मैं आपसे ये जानना था, संस्कृत की व्याकरण प्रणाली इतनी परिष्कृत क्यों मानी जाती है? संस्कृत की जो व्याकरण प्रणाली है वो परिष्कृत है और जटिल है, क्योंकि इसमें कई आप देखिए कि जो संस्कृत की व्याकरण है अष्टाध्यायी, वो 4000 सूत्रों से हैं। क्योंकि आप अन्य भाषाओं के अगर व्याकरण की बात करें तो उनमें कहीं ना कहीं अपवाद आपको देखने को मिलेगा, लेकिन संस्कृत में कहीं पर भी आपको ऐसा कोई अपवाद नहीं मिलेगा। जैसे आप हिंदी में भी कहीं ना कहीं हो जाता है कुछ, जैसे उर्दू का समावेश हो गया है हिंदी में, है ना, काफी शब्द मिलते हैं। बिल्कुल हिंदी जो शुद्ध हिंदी है, कई लोग बोलते हैं हिंदी का भी प्रयोग नहीं हो रहा है आज के टाइम में। हाँ, लेकिन हिंदी जो है वो उर्दू से समावेशित जो हिंदी है वही हिंदी का हम प्रचलन आम भाषाओं में, आप आम बोलचाल में देखते हैं। बिल्कुल। अब अंग्रेजी में आप देख लीजिए, अंग्रेजी में कई ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जो वो हो जाते हैं, मतलब अर्थ मतलब कुछ और निकलता है, मतलब बोलने में कुछ वो आता है। उनके जैसे अब नो है, अब नो में के साइलेंट हो गया, कई ऐसे साइलेंट हो जाते हैं कई अल्फाबेट्स। तो वैसे ही लेकिन संस्कृत में ऐसा कोई नियम नहीं होता है, क्योंकि संस्कृत में आप जो बोलते हैं वही लिखते हैं, जो लिखते हैं वही बोलते हैं, और वो केवल व्याकरण के ही नियमानुसार होता है। ठीक है। क्या संस्कृत में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की क्षमता है? जी बिल्कुल है। संस्कृत में की जो भाषा है वो जटिल है, और ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के लिए एक सर्वोत्तम भाषा मानी गई है। कई हमारे शोध भी किए गए हैं संस्कृत भाषा को लेकर के, कि कंप्यूटर के लिए कि संगणक के लिए कि कौन सी भाषा सर्वोत्तम मानी गई है, वो संस्कृत सर्वोत्तम मानी गई है। संस्कृत उच्चारण का स्वास्थ्य और मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है आपके हिसाब से? जी, संस्कृत जो हम उच्चारण करते हैं, संस्कृत में हर एक स्वर का, हर एक व्यंजन का उच्चारण होता है, और हर एक संस्कृत का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे गले की, हमारे होठ की, हमारे जितने भी मुंह की जितनी भी मांसपेशियां हैं, सभी का एक व्यायाम होता है, सभी का हम प्रयोग करते हैं संस्कृत उच्चारण करने में। तो इससे हमारे, आप देखिए कि हमारे मस्तिष्क, जैसे संस्कृत में हम कोई श्लोक उच्चारण करते हैं, उसको याद करते हैं, तो उससे बार बार क्या है कि हमारे मस्तिष्क पे एक तरंग उत्पन्न होती है, क्योंकि शब्द ब्रह्म बताया है, और शब्द से ही सृष्टि की
उत्पत्ति बताई गई है। जी क्योंकि सर्वप्रथम सृष्टि के आरंभ में एक ध्वनि थी, स्वर था, उसी स्वर से ओंकार स्वर से फिर सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इस बात को नासा के वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि ध्वनि को ही ऊर्जा के रूप में देखा गया है। ठीक है। क्या संस्कृत में हर शब्द की एक ऊर्जात्मक तरंग होती है? जी, संस्कृत में जो है हर शब्दों की एक ऊर्जात्मक तरंग होती है। जैसे आप देखते हैं कि मंत्रों का जो उच्चारण होता है कि स्वरों के माध्यम से होता है, कि स्वरों 3 प्रकार के बताए हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, और सभी में ऊर्जा होती है और ऊर्जा से ही हमारे एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो शब्द को ऊर्जात्मक बताया है। जैसे सृष्टि की जो उत्पत्ति है वो सबसे पहले स्वर से हुई है, जिसको हम प्रणव के द्वारा, ओम जिसको बोलते हैं, प्रणव के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति बताई है। जैसे आप कई बार देखते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा कई शोध किए गए हैं, जिसमें कई मरीजों का जो उपचार है संगीत से किया गया है ना। और कई कई जगह ऐसा शोध भी प्राप्त होता है कि वैज्ञानिकों ने मंत्रों के द्वारा कई मरीजों को उनका इलाज किया है। ठीक है जी। क्या संस्कृत मंत्रों का कंपन वैज्ञानिक रूप से मापा गया कभी? संस्कृत मंत्रों का जो कंपन है वैज्ञानिकों के द्वारा मापा तो गया है, लेकिन इसका कोई प्रमाणिक उन्होंने अभी तक कोई प्रमाण हमको प्राप्त होता नहीं है। लेकिन कई ऐसे शोध किए गए हैं, लेकिन उन्होंने उनको प्रमाणित नहीं किया है। पर अभी भी देखा जाए तो रिसर्च चल रही है। जी। ठीक। क्या संस्कृत सीखने से मेमोरी और फोकस बढ़ता है? जी बिल्कुल, संस्कृत का आप निरंतर अभ्यास करते हैं, संस्कृत की जटिलता और संस्कृत निरंतर याद करना, जैसे श्लोकों पढ़ना, तो इससे क्या है कि हमारे मस्तिष्क जो है इस पर जोर पड़ता है। इस पर दबाव पड़ने से मस्तिष्क जितनी भी तंत्रिकाएं हैं वो चलने लग जाती हैं। और हम इससे क्या है कि जैसे विस्मरण का जो दोष होता है, जैसे कुछ चीज़ें हम रख करके भूल जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज होती है हमको कुछ चीजें याद नहीं होती हैं, हम याद तो कर लेते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। तो वो संस्कृत के माध्यम से, आप संस्कृत का पाठन या पठन से आप है अपने जो स्मृति जो शक्ति है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है। संस्कृत में गणित और खगोल विज्ञान का कितना योगदान रहा है? संस्कृत में गणित और खगोल का बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि हमारे जितने भी जो है ज्योतिषाचार्य हैं, आर्यभट्ट हो गए और भास्कराचार्य हो गए, नारद जी हो गए, इनके कई ग्रंथ हमको प्राप्त होते हैं। तो जैसे आर्यभट्टियम हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, सिद्धांत शिरोमणि हो गया, बृहज्जातकम हो गया, इतने खगोलीय कई शास्त्र हमको प्राप्त होते हैं। और वही जो वर्तमान में कई वैज्ञानिक जो शोध करते हैं वही हमारे धर्म ग्रंथों में पहले ही लिख दिया गया है। जैसे चंद्र ग्रहण के बारे में जो खगोलीय घटना है, बिल्कुल वो हमारे ज्योतिष के कई ग्रंथों में, खगोलीय ग्रंथों में प्राप्त होता है ना। और हमारे त्रिकोणमिति है, वैदिक मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं, है ना, वो भी हमको प्राप्त होता है। जैसे पाइथागोरस का मान है हमारे आर्यभट्ट जी ने दिया था, और शून्य के बारे में आविष्कार भी हमारे आर्यभट्ट ने दिया। ऐसे ही ये जितना भी ग्रहों की जो चाल है, ये ग्रह शुक्र कहाँ संक्रमण करेगा, कौन सी राशि में जाएगा, कौन से नक्षत्र में जाएगा, या फिर चंद्रमा को कब किस राशि में प्रवेश करेगा, ये सब हमारे खगोलीय शास्त्रों में प्राप्त होता है। जी। क्या संस्कृत के माध्यम से योग और आयुर्वेद को बेहतर समझा जा सकता है? हमारे जो जितने भी योग और आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत में ही प्राप्त होते हैं। जैसे योग के आप देखिए पातंजलि योग दर्शन जिसको बोलते हैं, और हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ सुश्रुत संहिता और चरक संहिता वो संस्कृत से ही प्राप्त होते हैं। हमारे जैसे जयपुर के माधवविलास हैं, आयुर्वेदिक संस्थान है, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, वहाँ पर भी संस्कृत के माध्यम से ही जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको चरक संहिता और सुश्रुत संहिता पढ़ाई जाती है। क्या संस्कृत आज के एजुकेशन सिस्टम में अपनी जगह बना पा रही है? वर्तमान समय में देखें तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि विद्यार्थियों में संस्कृत के प्रति रुझान बढ़ा है, लेकिन कई विद्यार्थी जो हैं कि संस्कृत को एक रोजगार या फिर उपार्जन के माध्यम के रूप में नहीं देखते, क्योंकि कई विद्यार्थियों या बालकों के मन में भ्रांति है कि संस्कृत केवल पांडित्य कर्म की भाषा है। अब पता नहीं उनको उसके बारे में ज्ञान नहीं है। ये इसके लिए जागरूकता कराना अत्यंत आवश्यक है। जी। क्या संस्कृत के लिए एआई मशीन लर्निंग के नए प्रोग्राम हो रहे हैं? जी हो रहे हैं। अभी आपने देखा कि वर्तमान में एक एडवर्टाइज आया था एक्सिस बैंक का, है ना, उसमें संस्कृत में कोड था कि आप अपने जो भी हैं कूट जो है संस्कृत में कर सकते हैं परिवर्तित, क्योंकि संस्कृत सब
जानते नहीं है। संस्कृत की जो है हम शब्दों को कूट के रूप में भी या कोड के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, जी ठीक है। संस्कृत शिक्षा के लिए कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध है आपके अनुसार? संस्कृत शिक्षा के लिए जैसे आप देखिए कि संस्कृत भारती हैं, भारत संस्कृत हो गया, और कहीं बहुत सारे जो हैं वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन संस्कृत माध्यम से शिक्षा प्राप्त करा रहे हैं, अध्ययन करवा रहे हैं। ठीक है। संस्कृत के लिए टेक्नोलॉजी शब्दावली विकसित करने के लिए प्रयास कैसे हो रहे हैं? कई ऐसे ऐप या फिर कहीं पर आप देखिए कि संस्कृत के प्रचार के लिए कई एप्लीकेशंस बना रहे हैं, कई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि संस्कृत के प्रचार लोगों में रुझान बढ़े संस्कृत के लिए। तो कहीं ना कहीं संस्कृत के लिए लोगों का या फिर संस्कृत प्रेमियों का कहीं ना कहीं योगदान तो है। ठीक है। क्या संस्कृत की पुनर्स्थापना स्कूल और कॉलेजों के माध्यम से संभव है? बिल्कुल है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा से ही संस्कृत के प्रति हम लोगों की जो है रुचि बढ़ा सकते हैं। संस्कृत हम देखते हैं कि बच्चे क्या है कि संस्कृत को एक बोझ के रूप में देखते हैं। संस्कृत एक आनंददायक भाषा के रूप में या फिर खेल के माध्यम से या फिर कई अनेक एक्टिविटीज के माध्यम से हम संस्कृत को सिखा सकते हैं। जी। क्या संस्कृत को यूपीएससी जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में लाभकारी मानते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि यूपीएससी में अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप अगर संस्कृत को चयन करते हैं तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जैसे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में यूपीएससी के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है संस्कृत में। अच्छा, मतलब स्पेशल यूपीएससी के लिए ही मतलब जी क्लास लगाई जाती है उनकी? क्लास लगाई जाती है वहाँ। ठीक है। क्या संस्कृत पढ़ने से लॉजिक और संरचना की समझ बेहतर होती है? संस्कृत में अगर हम देखें कि कई फिलोसफी है, कई जैसे आप देखिए दर्शन है, वैशिष्टि के दर्शन हो गए, न्याय दर्शन हो गया, कई ऐसे हैं जो हमारे देखने के नज़रिए को अलग प्रकार से बताते हैं। जैसे उसमें भी अगर हम देखते हैं तो शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत अलग प्रकार से हैं। तो हमारा देखने का जो नज़रिया होता है उसमें भी अगर हम संस्कृत का गहन अध्ययन करें तो हम एक अलग तरीके से सभी संसार को देख सकते हैं। जी। क्या संस्कृत पढ़ने से लॉजिक और संरचना की समझ बेहतर होती है? देखो, इस विषय में अगर हम विस्तार से बताएं तो हम दर्शन शास्त्रियों को लेंगे, क्योंकि दर्शन शास्त्री अपने एक नजरिए से इस संसार में क्या सात्विक रूप से क्या नकारात्मक रूप से वह अपने ग्रंथों में बताते हैं और उसका दृष्टांत लिखते हैं। जी। तो वैसे ही संस्कृत में कहीं अगर हम दर्शनों का अध्ययन करें तो इससे हमारे संसार को देखने का नजरिया बदल सकता है। ठीक। क्या संस्कृत डिजिटल रूप में अधिक उपलब्ध हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि कई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो संस्कृत सिखाते हैं, अध्ययन करवाते हैं। जैसे लेकिन आमतौर पर देखें तो ज़्यादातर जो प्रचलित हैं एस्ट्रो सेज हो गए, ज्योतिष से संबंधित ज़्यादा प्रचारित हो रहे हैं। और अगर हम देखें कि जैसे सोशल मीडिया पर तो रील्स वगैरह गाने संस्कृत में कहीं आते हैं डब करके, जो बॉलीवुड सॉन्ग है वो भी कहीं प्रचारित हो रहे हैं। ठीक है। तो आपके अनुसार संस्कृत भाषा में कितने ऐप्स लोकप्रिय हो रहे हैं आज के टाइम में? मेरी जानकारी में तो एस्ट्रो से संबंधित, जो ज्योतिष से संबंधित जितने भी ऐप हैं वही ज़्यादा प्रचलित हो रहे हैं, ज़्यादा उनका प्रचार हो रहा है केवल। अच्छा, ठीक है। क्या संस्कृत को फ्यूचर लैंग्वेज कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है, लेकिन इसके लिए कि सरकार को हमारे जो शिक्षा नीति है इसमें चाहे स्नातक हो गया चाहे स्नातकोत्तर हो गया तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक संस्कृत अनिवार्य करना पड़ेगा। जैसे हम पढ़ते हैं इंग्लिश और हिंदी अनिवार्य रूप से, वैसे ही संस्कृत को भी अनिवार्य रूप से अगर हम पढ़ें तो हम इससे हमारे भारतीय जो शास्त्र हैं, संस्कृति है, इसको आत्मसात कर सकते हैं। जी, ठीक है। मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ संस्कृत के माध्यम से किस प्रकार हम हमारे व्यक्तित्व का, समाज का, देश का उत्थान कर सकते हैं? देखिए, संस्कृत केवल भाषा नहीं है। अगर संस्कृत को हम देखें तो संस्कृत एक जीवन जीने का तरीका है। संस्कृत हमको संस्कार देने वाला एक माध्यम है। अगर हम देखें कि मानव के क्या गुण हैं, मानवीय गुण क्या है, तो वो संस्कृत से ही हमको प्राप्त हो सकते हैं। संस्कृत में कई हमारे ग्रंथ हैं जो हमको परोपकार की भावना हो गए, है ना, और दीनों की सहायता हो गई, और वनस्पति की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा हो गई। तो इस प्रकार से हमारे पर्यावरण का संरक्षण होगा, मानवीय गुणों का उद्भव होगा और लोगों में निर्णयात्मक क्षमता होगी, जो एक प्रकार से आप देखें तो ये मानवीय जीवन का उत्कृष्ट एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। जी। आप संस्कृत के प्रचार प्रसार में क्या योगदान दे सकते हैं?
संस्कृत के प्रचार प्रसार में जैसे हम किस प्रकार के योगदान दे सकते हैं, उनमें से आप देखिए कि अगर हम सोशल मीडिया का हम आम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, तो आप जैसे फेसबुक हो गए, इंस्टा हो गए, इस पे कुछ संस्कृत से संबंधित जैसे कुछ आप पोस्ट डाल सकते हैं, रील्स डाल सकते हैं, और कई आप है ना जैसे गाने हैं वो भी आप है ना संस्कृत में डब करके गा सकते हैं, और कई नाटकों के माध्यम से भी हम संस्कृत का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, क्या आप बच्चों को संस्कृत पढ़ाने की पहल कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं संस्कृत बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। अच्छा। मैं सबसे पहले मैं एक टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ बिल्कुल। संस्कृत, और अभी हम एक संभाषण शिविर भी आयोजन करने वाले हैं अच्छा। गुरुकुल के माध्यम से। तो उसमें सभी बच्चों को संस्कृत संभाषण सिखाया जाएगा। ठीक है, मतलब आप इस तरह की एक्टिविटीज भी कराते रहते हैं? जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक या संदेश शेयर करने से क्या लाभ हो सकते हैं? देखो, संस्कृत जो श्लोक हैं जितने भी, वो कहीं ना कहीं आप देखिए कि हमारे दैनिक जीवन में कई जो समस्याएं होती हैं या फिर हमारे जो मानवीय गुण होते हैं उनके लिए कई श्लोक ऐसे हमारे शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। तो उसके माध्यम से आप देखिए कि कहीं ना कहीं हमको जो सुविचार हैं हमारे जीवन को एक नई राह देने के लिए सिद्ध कारगर सिद्ध हो सकते हैं। जी, क्या आप अपने क्षेत्र में संस्कृत क्लब या गोष्ठी शुरू करना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे एक मित्र हैं, तो हम दोनों साथ में संस्कृत संभाषण करते हैं, और हमारे विश्वविद्यालय के स्तर पर कई ऐसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है जिसमें एक शास्त्रीय स्पर्धा या फिर संगोष्ठी होती है, या फिर शास्त्रार्थ का एक आयोजन किया जाता है जिसमें दो पक्ष मिलकर के आपस में संस्कृत में ही सब कुछ होता है, और इससे संस्कृत का प्रचार और प्रसार ज्यादा बेहतर हो सकता है। जी, संस्कृत सीखने के लिए रोज कितना समय देना उचित है आपके अनुसार? संस्कृत सीखने के लिए कि मेरे अनुसार तो आप 10 मिनट निकाले तो बहुत है, अगर आप डेली सीखें तो संस्कृत। अच्छा, ठीक है। क्या आप संस्कृत के लिए कोई डिजिटल कंटेंट बनाना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं बनाना चाहूँगा कि ऐसा कोई सभी व्यक्तियों को जो सुलभ हो सके, ताकि संस्कृत से संबंधित जैसे शब्दावली होती हैं, शब्दकोश होते हैं, या फिर धातुओं को किस प्रकार से प्रयोग करना, या फिर शब्दों का किस प्रकार से प्रयोग करना, और किस प्रकार से हम एक वाक्य निर्माण करके संस्कृत के बेसिक नॉलेज के बारे में सीख सके, ऐसा कोई कंटेंट अवश्य होना चाहिए, और मैं प्रयास करूंगा कि भविष्य में ऐसा कुछ हम सभी को प्राप्त हो। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि संस्कृत साहित्य का जो अनुवाद करके आप नई पीढ़ी को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? देखो, संस्कृत साहित्य में अगर हम आप देखते हैं तो जैसे नाटक हैं, काव्य हैं, जो कई रसों में है, जैसे 9 रस बताए हैं काव्य के, जैसे रौद्र है ना, और माधुर्य, श्रृंगार रस और विभत्स रस, तो अनेक प्रकार के जितने भी काव्य हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है तो उसमें माधुर्य रस है, तो इसकी श्रृंगार रस प्रधान होने के कारण हम इसका अनुवाद करके लोगों, जितने भी हमारी जो नई पीढ़ी है, यूथ है, उसको संस्कृत से जोड़ सकते हैं। इससे वो संस्कारित भी होंगे और रसों से उनको आनंद प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होने से उनका संस्कृत के प्रति, संस्कृत साहित्य के प्रति रुचि जागृत होगी। ठीक है, क्या आप अपने परिवार में संस्कृत का उपयोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे? हाँ, मैं करता हूँ। मेरे भाई गुरुकुल में भी जाते हैं और मैं उनसे कहीं ना कहीं कभी कभी सूक्ष्म रूप से संस्कृत में बात करता हूँ। वो समझते तो नहीं, कहीं ना कहीं समझ जाते हैं, मतलब बोलने का प्रयास, वो अभी सक्षम नहीं है बोलने में, लेकिन वो समझ जाते हैं मैं संस्कृत में क्या उनसे कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्या संस्कृत को एनजीओ या समाज सेवा से जोड़ा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, कई ऐसे हमारे एनजीओ है या समाज सेवी संस्थाएं हैं जो सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदू संस्कृति की रक्षणार्थ कई कार्य कर रही हैं, जिसके माध्यम से हम संस्कृत के लिए एक उसके रक्षणार्थ के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, जैसे संस्कृत को प्रोत्साहन देना, और कई ऐसे गुरुकुल चलाए जाते हैं जो वेद पढ़ाते हैं, तो संस्कृत का भी वहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है। और मैं अभी उसी एक कार्यक्रम का एक हिस्सा हूँ जिसमें है ना बच्चों को वेदों का अध्ययन कराया जाता है, और वहां पर अभी संस्कृत के संभाषण जो है कक्षाएं नियोजित की जाएगी, और मैं वहीं पर बच्चों को संस्कृत संभाषण सिखाऊंगा। बहुत बढ़िया बात है। तो क्या संस्कृत एक जीवन शैली बन सकती है? बिल्कुल, संस्कृत जीवन शैली ही है, संस्कृत भाषा नहीं है, क्योंकि संस्कृत को समझने के लिए हम उसको आत्मसात करना जरूरी है। आत्मसात करने के लिए उसके मर्म को जानना जरूरी है। हम मर्म को कैसे जानेंगे? क्योंकि जब हम शास्त्र अध्ययन करेंगे, संस्कृत के बारे में जानेंगे, संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे, तब हमको पता चलेगा कि संस्कृत एक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, और वो हमारे जो है मानवीय गुणों का एक उत्कृष्ट जो है प्रमाण है कि संस्कृत से हम पर्यावरण की रक्षा करना, जंतुओं की रक्षा करना, बल्कि मानवों की रक्षा करना, किस प्रकार से हम लोगों की सहायता कर सकते हैं। जी,
विदेशों में आज के समय में कितने ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ संस्कृत के अध्ययन को सम्मिलित किया हुआ है? विदेशों में अगर हम देखें तो संस्कृत के लिए जो रुझान है विदेशी है ना लोगों का, तो वो वर्तमान समय में बहुत अधिक है। भारत में ऐसे कई विदेशी हैं जो यहाँ पर आकर के संस्कृत में अध्ययन करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो रूस में, रशिया में है, यूरोप में है ना, जर्मन में है और अमेरिका में है। कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर संस्कृत को वहाँ पर अध्ययन के रूप में शामिल किया गया है। अगर हम देखें जनसंख्या की तो जर्मन में 14 है ना 14 ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर संस्कृत में अध्ययन करवाया जाता है, संस्कृत पढ़ाई जाती है। यूरोप में 4 ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है। तो ऐसे कई आप मान करके चलिए। और विदेशी जो है वो क्योंकि भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी रुचि हमेशा से रही है और वो रुचि उनके अभी भी है। ये आप देखें हरिद्वार में आप जाकर के देखेंगे कई अंग्रेज वहाँ पर या विदेशी जो पर्यटक हैं वहाँ पर योग का अभ्यास करते हैं और हमारी जो संस्कृत भाषा है वो पढ़ने के लिए काशी या फिर ऋषिकेश हरिद्वार की तरफ वो अपना कदम बढ़ाते हैं जी। अभी कुछ समय पहले हमारे विश्वविद्यालय में मैं जब फाइनल ईयर में था तो एक विदेशी एक व्यक्ति आया था। वो था मूल जर्मन का ही था वो। तो हम सब बच्चे होते हैं ना, कोई नया मेहमान आता है तो हम सब इकट्ठा हो गए, सब जितने भी विश्वविद्यालय के छात्र थे सब उनसे बात करने लगे। आश्चर्य की बात यह है कि वो जो विदेशी जो व्यक्ति था वो संस्कृत में बात कर रहा था। अच्छा। तो उससे बात करके हमको इतनी प्रसन्नता हो रही थी, जैसे अपना कोई मिल जाता है ना तो हम संस्कृत में बात करते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आप कहीं बाहर जाइए विदेश में या तो आपसे कोई बात भारतीय कोई मिल जाएगा आपको हिंदी बोलने वाला तो आपको प्रसन्नता होगी। बिल्कुल। लेकिन आपको आश्चर्य तब होगा कि आपके देश में अन्य विदेशी आपकी भाषा बोलेगा। बिल्कुल। तो हम सब उससे इकट्ठा हो गए तो उनसे बात करने लगे, कथम अस्ति है। वो बोला कि समीचीनम अस्मि हम। फिर हमने प्रश्न पूछा कि विवाह जाता हूँ कि, बोला विवाह न जाता हूँ। फिर क्या हुआ कि फिर इच्छति वाह, मैंने पूछा कि आपकी इच्छा है विवाह करने की? आम इच्छा में। चलिए, बहुत अच्छा अनुभव था आपका ये। ठीक। संस्कृत काव्य में रस और अलंकार कितने गहरे और सुंदर होते हैं आपके अनुसार? देखो, संस्कृत साहित्य में अगर हम देखें तो काव्य जो है बिना रस के और बिना अलंकार की कोई भी काव्य सुंदरता हो ही नहीं सकती, क्योंकि काव्य की सुंदरता उसमें जो समाहित जो रस है और अलंकार है उसी के माध्यम से वो काव्य की सुंदरता निखरती है। ठीक है। तो काव्य की सुंदरता के लिए, उसके भाव की उत्कृष्टता के लिए अलंकार और रस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कौन कौन से प्रमुख संस्कृत ग्रंथ साहित्यिक दृष्टि से अनमोल है? वैसे तो साहित्यिक दृष्टि से हम देखें तो हमारे पुराण हैं, 18 पुराण हैं और उप पुराण भी हैं और वेदांग हैं, धर्मशास्त्र हैं और वेदांत हैं और दर्शन शास्त्र हो गए हैं। कई काव्य जो हैं जैसे अभिज्ञान शाकुंतला में मेघदूतम है और कई ज्योतिष ग्रंथ भी हैं जो हमारे देखिए तो हमारे आयुर्वेद के कई ग्रंथ हो गए, तो हमारे लिए सनातन धर्म के एक बहुमूल्य धन के रूप में हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि विद्या ही हमारे एक जो प्रमाण है कि जिसके द्वारा हम उस कालांतर में विश्व गुरु के रूप में जानते थे। कई विदेशी जो पर्यटक या विदेशी के व्यक्ति यहाँ पर भारत में आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे नालंदा और जैसे विश्वविद्यालय में, वही हमारे शास्त्रों के माध्यम से। ठीक है। संस्कृत की सुभाषित जीवन को किस प्रकार दिशा देते हैं? देखिए, सुभाषित का मतलब हम समझते हैं, सुभाषित का जो मतलब है अगर हम देखें तो सुविचार, अच्छे विचार जो मानव को एक मानवीय गुणों की ओर लेकर के जाते हैं। अब ऐसे श्लोक, ऐसे मंत्र या ऐसे श्लोक जो हमको अच्छे विचारों की ओर लेकर के जाते हैं तो वही सुभाषित होते हैं। इसके द्वारा हम क्या है कि लोगों परोपकार की भावना का विकास होना और पर्यावरण संरक्षण की भावना का विकास होना, हमारी करुणा, दया और लोगों के प्रति परोपकार की भावना, बस इसी के माध्यम से, सुभाषित के माध्यम से ही हम सब जन तक हम सुभाषित या संस्कृत को पहुंचा सकते हैं। ठीक है। भगवत गीता का दर्शन आज के जीवन में कितना प्रासंगिक है? जो भगवत गीता है वो वेद का ही सार रूप स्वरूप है, क्योंकि वेद सब लोग नहीं पढ़ सकते है ना। वेदों में जो ज्ञान निहित है सब लोग उसको प्राप्त नहीं कर सकते, अगर वो पढ़ भी ले समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि कठिन बहुत है। तो वही भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में 18 दिन जो युद्ध चला वही भगवत गीता के रूप में अब
भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्राप्त हुआ। अब इसमें हम क्या है कि हमारे जो दैनिक जीवन में हम जिस भी क्रिटिकल सिचुएशन को फेस करते हैं या कोई भी परिस्थिति है, प्रतिकूल परिस्थिति का हम सामना करते हैं, तो उसके लिए भगवत गीता एक महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि भगवत गीता के माध्यम से आप अपने दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं, आप उससे मोटिवेट हो सकते हैं। ठीक है, तो भगवत गीता ही एक, आप देखिए तो भगवत गीता का प्रचार वर्तमान समय में बहुत हो रहा है। इस्कॉन जो संस्थान है भगवत गीता का प्रचार करती हैं और बहुत सराहनीय बात है और बहुत अच्छी बात है हमारे सनातन धर्म के लिए। जी, संस्कृत नाटकों की परंपरा कितनी समृद्ध थी? संस्कृत नाटकों में आप देखिए काव्य जो है, संस्कृत नाटक हमारे अभिज्ञान शाकुंतला में कालिदास द्वारा रचित हैं और कई ऐसे संस्कृतज्ञ हुए हैं जिनके द्वारा संस्कृत नाटक रचना किए गए हैं। नाटक भी कई प्रकार के होते हैं, नाटक एक गद्यात्मक नाटक होते हैं, एक पद्यात्मक नाटक होते हैं, तीसरा होता है जिसमें गद्य और पद्य का समावेश होता है, उसको चंपू बोलते हैं। तो हमारे जैसे कई जयपुर के प्रसिद्ध श्री कविराज श्री कृष्ण भट्ट हुए थे, उसके बाद मथुरानाथ भट्ट शास्त्री हुए, फिर उसके बाद है ना कलानाथ भट्ट शास्त्री हुए, उन्होंने जयपुर वैभवम जैसे नाटक लिखे। बहुत से संस्कृत में नाटक आज भी हमको प्राप्त होते हैं और संस्कृत साहित्य में हमको जयपुर के बहुत से विद्वानों का नाम हम अध्ययन करने को हमको प्राप्त होता है। बिल्कुल ठीक है। क्या संस्कृत साहित्य में प्रेम, वीरता, भक्ति सभी भाव मिलते हैं? बिल्कुल, संस्कृत साहित्य में अगर हम देखें तो प्रेम का अगर हम देखें तो अभिज्ञान शाकुंतला में मेघदूतम हो गया जी। और ऐसे एक भगवान श्री कृष्ण का है ना, बहुत से नाटक है जिनमें वीरता और प्रेम का माधुर्य रस, श्रृंगार रस, विभत्स रस, शौर्य रस आदि हमको उन नाटकों के माध्यम से प्राप्त होता है, तो उनमें वह रस प्रधान होता है। जी ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कालिदास को संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर क्यों माना जाता है? कालिदास के समय में जो उन्होंने ग्रंथ रचना की है, कालिदास की पहली बात तो कालिदास की कहानी आप सभी को पता ही होगी। कालिदास पहले एक मूर्ख व्यक्ति थे, माता काली की कृपा से उनको विद्वत्ता की जो है आशीर्वाद वरदान स्वरूप उनको प्राप्त हुआ था संस्कृतज्ञ होने का। उन्होंने संस्कृत में कई अपने ग्रंथ रचना करी, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम हम जानते हैं, मेघदूतम हम जानते हैं। कालिदास को महाकवि कहा जाता है। कालिदास जैसा वर्तमान में उस समय में भूतो न भविष्यति, ऐसा हम कह सकते हैं। और कई जगह हम देखते हैं कि साहित्य की दृष्टि से अगर किसी को पुरस्कार मिलता है तो कालिदास के नाम से ही उसको पुरस्कार दिया जाता है। कालिदास नाम से अलंकृत करके उन विद्वान को पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखी उपनिषदें और उनके संदेश क्या है? संस्कृत भाषा में पहली बात तो हम देखें कि उपनिषद क्या है। उपनिषद वेद का अंग है। वेद को दो भागों में बांटा गया है। पहली बात तो कर्मकांड, दूसरा उपासना कांड। कर्मकांड जो हम दैनिक जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो हमारे शास्त्रीय जो पद्धति के अनुसार जो पूजा कर्म है उनको कर्मकांड माना गया है। जैसे जन्म समय में जो 16 संस्कार हैं वो कर्मकांड में आते हैं। दूसरा उपासना कांड। अब उपासना कांड जो है कि हमको संसार से मुक्ति की ओर लेकर के जाते हैं। अब कर्मकांड में कौन सा वेद का भाग आता है? कर्मकांड में वेद और संहिता कर्मकांड के अंग हैं। दूसरा उपनिषद और आरण्यक, है ना, ये जो है उपासना कांड का अंग बताया गया है। इसके माध्यम से ज्ञान कांड जिसको कहते हैं, जिससे हम संसार से मुक्त होकर मुक्ति की ओर लेकर के जाना, तो इसमें उपासना कांड में बताया है। ठीक है, संस्कृत में शब्द ब्रह्म की क्या अवधारणा है? संस्कृत में शब्द ब्रह्म की जो अवधारणा है, आप देखिए कि हमारे सृष्टि की जो उत्पत्ति है वो शब्द से मानी गई है। और वैज्ञानिक कई जो शोध है इनमें भी ये प्रमाणित किया गया है कि सृष्टि के आरंभ में जब कुछ भी शेष नहीं था, केवल अंधकार था, उस समय केवल ध्वनि ही, एक ध्वनि से फिर एक ऊर्जा उत्पन्न हुई और ऊर्जा से इस सृष्टि में पिंडों की उत्पत्ति हुई। पिंडों से फिर कई ग्रहों की उत्पत्ति हुई, ग्रहों से कई नक्षत्र बने और इस प्रकार से कई तारामंडल बने। तो कहीं ना कहीं हम मूल में जाकर के देखें तो शब्द ही ऐसे हैं जिनके माध्यम से ये जो सृष्टि का जो है उत्पत्ति सूचक माना गया है। अगर आप देखते हैं कि शब्द ब्रह्म माना है, कोई व्यक्ति है, अब कई हमारे
तदन कालांतर में कई ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, जैसे आप सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने एक वाक्य कह करके गए थे, आप जानते हो वो वाक्य क्या था? कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, ये सुभाष चंद्र बोस कह करके गए थे। तो क्या सुभाष चंद्र बोस अभी तो जिंदा नहीं है, लेकिन उनका जो शब्द है, ये जो उनका नारा था, वो अभी तक जिंदा है। तो आप शब्द, हम जो मुख से जो शब्द उच्चारण करते हैं, तो वही ब्रह्म होता है। अगर हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन हमारे मुख से जो निकला हुआ जो ऊर्जा स्वरूप जो शब्द है, वो सब समस्त भूमंडल में व्याप्त हो जाता है। जी, ठीक है। क्या संस्कृत कविता आपको आज भी भावुक कर सकती है? हाँ बिल्कुल, कई संस्कृत कविताएं हैं जो हमको भावुक कर सकती है। जैसे आप देखिए, कई ऐसे नाटक होते हैं जिसमें करुण रस की ज्यादा प्रधानता होती है। करुण रस की ज्यादा प्रधानता होने के कारण फिर उसमें कईयों को रोना भी आ जाता है। बिल्कुल, इमोशनल जैसे। ठीक है। क्या वर्तमान में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि है? वर्तमान में कुछ लोगों की है, कुछ लोगों की नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि 160 करोड़ जनसंख्या में केवल 25,000 लोग ही संस्कृत में बात करना जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि संस्कृत को लोग उपार्जन के साधन के रूप में देखते हैं, संस्कृत को एक जीविका के रूप में देखते हैं, संस्कृत जीवन के रूप में नहीं देखते हैं। अगर लोग संस्कृत को अपने जीवन के रूप में देखने लग जाए कि संस्कृत ही जीवन है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि संस्कृत का उत्थान होगा और संस्कृत के प्रति लोगों की रुचि जागृत होगी। तो रुचि जागृत होने से हमारे जो भारत देश है कहीं ना कहीं एक विकास की ओर अग्रसर होगा। ठीक है, आज आपके साथ जो संस्कृत भाषा की जो बातचीत हुई, काफी मतलब कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद है हमारी जो श्रोता ऑडियंस है उनको भी इस पॉडकास्ट के जरिए बहुत सी बातों का ज्ञान होगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब आपसे एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं हम संस्कृत के ऊपर, ठीक है? क्या आप जानते हैं कि संस्कृत में कोई अपशब्दों का प्रयोग नहीं होता? नहीं। नासा संस्कृत को एआई के लिए सबसे उपयुक्त भाषा क्यों मानती है? संस्कृत में कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि संस्कृत को जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। ठीक है। ऋग्वेद को दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्यों माना जाता है? क्योंकि ऋग्वेद संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है। क्या संस्कृत से कोडिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जल के 100 से ज्यादा पर्यायवाची क्या आप कुछ गिन सकते हैं? हाँ, वारिद, जलम, आपः, पयः इत्यादि और भी हैं जो संस्कृत के पर्यायवाची हो रहे हैं। ठीक है। क्या आप जानते हैं आज भी भारत के कुछ गांव संस्कृत में बात करते हैं? मुत्तुरझेरी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। क्या संस्कृत में एक ऐसा श्लोक है जिसे दोनों आगे से या पीछे से कैसे पढ़े उसका अर्थ बदल जाता है? संस्कृत में श्लोक तो नहीं है, ग्रंथ जरूर है। वेंकटाद्वरी जो कांचीपुरम के संत थे उनके द्वारा रचित राघव यादवीयम, जिसको अनुलोम विलोम ग्रंथ कहा जाता है, जिसका सीधा अगर हम पाठ करते हैं तो रामायण का अर्थ निकलता है, उल्टा अगर हम विपरीत पाठ करते हैं तो भगवान कृष्ण की लीला का अर्थ प्रकट होता है। क्या संस्कृत पढ़ने से फोकस और मेमोरी सच में बढ़ती है? बिल्कुल, संस्कृत पढ़ने से हमारी जो स्मृति क्षमता है वो बढ़ती है। एक शब्द है ब्रह्म, संस्कृत में यह सिर्फ दर्शन नहीं विज्ञान भी है। बिल्कुल है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी इसको प्रमाणित किया गया है कि इस स्पेस में या ब्रह्मांड में ध्वनि को ऊर्जा के रूप में देखा गया है। क्या आप सोच सकते हैं संस्कृत में टेक्नोलॉजी शब्दों की शब्दावली भी तैयार हो रही है? बिल्कुल हो रही है, और अभी भविष्य में कंप्यूटर की एक प्रणालिक भाषा के रूप में भी संस्कृत को स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है। क्या संस्कृत भाषा एक फ्यूचर लाइफस्टाइल बन सकती है? हाँ बिल्कुल बन सकती है। ठीक है, आज का जो आपके साथ पॉडकास्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आपने बहुत सारी बातें बताई संस्कृत के बारे में और बहुत से राज उजागर किए, और जो हमारी ऑडियंस है, श्रोता है, उनको भी जरूर कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिलेगा। तो मैं जानना चाहता हूँ आपको जैसा संदेश या उपदेश देना चाहे जो सभी के लिए एक प्रेरणा बने। देखिए, संस्कृत जो है, सर्वप्रथम तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पर, है ना। और ये मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं संस्कृत को जी रहा हूँ और संस्कृत को मैंने अपनाया, बल्कि संस्कृत को मैंने नहीं अपनाया, संस्कृत ने मुझे अपनाया। जी, संस्कृत के बिना है ना समाज का कोई कल्याण नहीं हो सकता। अगर आप है ना संस्कृत को आत्मसात करते हैं तो इससे आपके व्यक्तित्व का निखार होगा। व्यक्तित्व के निखार होने के कारण इसमें आपके चरित्र में सुंदरता आएगी। तो संस्कृत को हमको हमारे जीवन में ही नहीं, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे प्रशासन में, हमारे व्यक्तिगत रूप में भी इसको अपनाना चाहिए। ठीक है, तो आपसे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि ऐसी धर्म चर्चाएं चलती रहेगी। और अभी के लिए ये पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।